हाँ भाई, एग्जामोस्फेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब इस सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो ये जो आपकी एंशियंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाली सीरीज है, मोस्ट डिमांडिंग है आप लोगों की ये सीरीज। एंड दैट इज ट्रू कि आप लोग चाह रहे हो कि फ्रीक्वेंटली मैं इसको कवर करूं। बट देखो, क्वालिटी वाला कंटेंट लाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, टाइम से ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिलेगा। ठीक है। आज बेसिकली हम शुरू करते हैं यूनिट 2 आपकी, जो है मनु। और मनु का भी ना हम दोनों पॉइंट इसमें कवर करने वाले हैं। एक तो ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति, टॉकिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति की क्या प्रमाणिकता है, या फिर क्या क्या उसमें मतलब जो मेजर मेजर एरियाज कवर हैं। ठीक है। सोशल लॉज के बारे में, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में, मनुस्मृति में क्या कहा गया उसके बारे में। बाकी भाई एक छोटी सी शिकायत कह लो इसको मेरी तरफ से, या फिर एक गुजारिश कह लो, जैसा आप ठीक समझो। देखो, इतना मुझे पता है कि आप लोग इस सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे हो। इवन और भी जितनी हमारी प्लेलिस्ट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको भी फॉलो अप कर रहे हैं। बस एक चीज मैं नोटिस करती हूँ कि ना तो आप लोग लाइक करते हो वीडियोस को, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। देखो, लाइक कर दोगे तो क्या होगा, मतलब एक होता है ना, रिकमेंड होगी और लोगों को भी ये वीडियो की जितनी हम लाइक करते हैं। तो शेयर कर दोगे तो देखो, एक ही मकसद है शेयर करने के पीछे भी, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है क्वालिटी वाला कंटेंट, या फिर इतने शॉर्ट में, या फिर इतना इजी करके जैसे मैं समझा देती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट सफर करते हैं इस चक्कर में। जैसे आप लोग हेल्प ले रहे हो, ऐसे यार उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, राइट। तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज ज्वाइन करो, एंड अपने और सारे फ्रेंड्स को, जूनियर्स को रिकमेंड करो। क्योंकि जितने भी प्लेलिस्ट है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यार ये सब की सब कंप्लीट है हमारी। अभी फिलहाल हमारी ये चल रही है सीरीज एंशियंट वाली। ठीक है। इसके अलावा आई वांट कि आप लोग ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। आई एम प्लानिंग फॉर दैट एज वेल, बट एटलीस्ट मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं भी मतलब कुछ कर पाऊंगी ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन यार मुझे भी चाहिए होता है। बाकी ड्यू के रेगुलर स्टूडेंट, एनसी वेब, इग्नू, ड्यू, एसओएल, भाई सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो दिल्ली से बाहर की आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, भाई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो सिलेबस चेक करो और फटाफट से इसको फॉलो अप करो। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, मनु के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो जो लीगल लिटरेचर है, कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत पुराने टाइम से हम देखें, क्योंकि आप देखो एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो हिंदुइज्म है, ठीक है, वो आपका डिवाइडेड है बेसिकली कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। एक तो धर्म सूत्र हो गया, ठीक है, एक हो गया धर्म शास्त्र, और एक हो गया कमेंट्रीज। कहने का मतलब ये धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र और टीका, मतलब कमेंट्रीज, जिसमें जैसे बोलकर जो हम, मतलब एक होता है ना वाक्य के थ्रू आप बोलते हो और तब ज्ञान वो होता है। ठीक है। मनुस्मृति में बेसिकली आप देखोगे कि जो जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या मनुस्मृति को अगर हम नोटिस करें, एक सेकेंड। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन आपका मनु का, राइट। देखो, अब ये एक सही बात ही है कि एंशियंट इंडिया से अगर देखा जाए ना, तो जो लीगल आपका लिटरेचर है हिंदुइज्म के बिहाफ पर, तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है धर्म सूत्र, एक है धर्म शास्त्र, और एक है कमेंट्रीज। ठीक है, जिसको हम टीका भी कह देते हैं, या फिर वही की जो वाक्य के थ्रू हम सारी नॉलेज स्प्रेड करते थे उस टाइम पे। ठीक है। मनुस्मृति का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कहां पर, थियोलॉजीज में। मैं कहने का मतलब है जितने भी आपके धर्म शास्त्र हैं, मनुस्मृति काफी मेजर प्लेस रखती है अपना। ठीक है। मतलब इसकी खुद की एक पहचान है, और मनुस्मृति ऐसी चीज है कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। एक ऐसा ग्रंथ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये बात सही है कि जिस टाइम पर आप देखोगे कि ये एंशियंट टाइम है, जिस टाइम पर सारे लिटरेचर वगैरह मतलब शुरुआत हो रही है उस टाइम पे, है ना, ये वही बात है कि मनुस्मृति को इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेस भी दिया गया क्योंकि इसके अंदर पूरी एंटायर सोशल लाइफ ह्यूमंस की पूरी डिस्क्राइब की गई है कि किस तरीके से एक मानव का जीवन था, पूरे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो मतलब खाली मानव के ऊपर भी मतलब बेस नहीं है, समाज को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। इंडिया के जो इंडियन सोशल और पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन है, अगर आप उसके हिसाब से देखोगे, उस बिलीफ के हिसाब से देखोगे, तो मनु को क्या माना जाता है, मनु को पहला सोशल एडमिनिस्ट्रेटर और आदि पुरुष माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने सबसे पहले जो राजा को भेजा था ना, वो मनु ही थे। ठीक है। इसलिए फर्स्ट सोशल एडमिनिस्ट्रेटर या आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये बात सही है कि बहुत सारे सोशल मेथड्स को प्रोपाउंड किया मनु ने। ठीक है। जो उसको मनुस्मृति में लिखा गया है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। स्पेशली मेंशन किया गया मनु को, क्योंकि मनु कहाँ मिलते हैं आपको, कौन से वाले टेक्स्ट में मिलते हैं, एंशियंट इंडिया में, क्योंकि मिडेवल में नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, जो बिल्कुल इनिशियल वाला टाइम पीरियड था उसमें मिलते हैं। और मनु के बारे में ना आपके ऋग्वेदा में, आपके 4 वेद है ना, तो आपका जो ऋग्वेद है उसमें मनु के बारे में काफी बार मेंशन किया गया। आप कमेंट्स में ना मुझे जो रेस्ट 3 वेद बच गए तुम्हारे, ठीक है, ऋग्वेद के अलावा,
वो एक बार कमेंट में लिख के बताना, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग कितने अवेयर हो, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति की क्या प्रमाणिकता है। देखो मनुस्मृति के अलावा ना आप ये देखोगे जैसे हिंदू रिलीजन में लॉ, सोशल सिस्टम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी गई। ये वाली बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं, या फिर आप ये कहोगे पॉलिटिकल जितने भी आपके एक होते हैं ना कि थिंकर्स कह लो, स्कॉलर्स कह लो, ठीक है, इन सबके बीच में ना बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत सारे लॉट ऑफ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। किस चीज की वजह से? कंपोजिशन पीरियड की वजह से। मतलब कुछ को लगता है मनुस्मृति इस टाइम पीरियड में लिखी गई होगी, कुछ को लगता है किसी और टाइम पीरियड में लिखी गई होगी, समझ रहे हो। या फिर मतलब कि कुछ कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है, कुछ कुछ सही इंटरप्रिटेशन भी है। तो बात समझ रहे हो ना कि सबके अलग अलग थॉट्स हैं इसके ऊपर। मनुस्मृति को कंसिडर किया जाता है कि ये धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मनु को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मैनकाइंड एंड द फर्स्ट लॉ गिवर। यार ये सारी चीजें ना हमें मेंशन करनी है अपने आंसर में, इसलिए मैंने प्रॉपर अच्छे से चीजें मेंशन की हैं कि ये फादर ऑफ मैनकाइंड माना जाता है, कि मतलब मानव जाति के ये पहले पिता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब कहते हैं ना भगवान ने इनको भेजा है। मतलब मनु के लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इनको राजा बनाकर भेजा कि ये क्या करें, मानव जाति की रक्षा करें। तो इसलिए जैसे पापा हमारी मतलब एक ये ट्रेडिशन है ना, या फिर एक कॉमन क्या है थॉट प्रोसेस है कि एक घर में मतलब कौन हमारी रक्षा करते हैं, पापा करते हैं, राइट। हालांकि इसके ऊपर भी हम बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग बातें रख सकते हैं कि मदर का इक्वली रोल है, पर हम उन थॉट्स को हटाकर जो मनु कह रहा है, मनु के जो थॉट है, हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। तो अपना वाला जो ये वाला लॉजिक है इसको थोड़ा सा साइड रख के तब इसको पढ़ेंगे, ओके। तो पहले क्या माने जाते हैं, मानव जाति के पिता माने जाते हैं, पहले लॉ गिवर मतलब कानूनदाता भी माने जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको फर्स्ट किंग भी कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का, ठीक है। अच्छा, एक आपके थिंकर है पैट्रिक ओलिवेला, ठीक है। इन्होंने आर्ग्यू किया मनु के बारे में कि मनु को ऐसा कहा जाता है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, मतलब कौटिल्य ने अपनी किताब लिखी अर्थशास्त्र, तो वो कहते हैं कि जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी ना, उसकी काफी सारी रिफ्लेक्शंस आपको कहाँ दिखते हैं, मनु की राइटिंग्स में दिखते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ये जो लीगल एंड प्रोसीजरल जो मटेरियल है उसको भी इन्होंने क्या किया, इनकॉर्पोरेटेड किया है। कहने का मतलब ये कि जो कौटिल्य ने अपने टाइम पे लिखा, सोचो मनु तो सबसे पहले आ गए थे, तो मनु ने वो बातें उस टाइम पे ही लिख डाली थी काफी हद तक, ठीक है। मनु को हम मेंशन भी करते हैं, जैसे उन्होंने स्वराष्ट्र, ठीक है, या फिर उन्होंने बात करी फ्रेंडली या एनिमी किंगडम की भी, मतलब मित्र राज्य, शत्रु राज्य, ठीक है, मंडल राष्ट्र होने चाहिए, मतलब इन सब का भी उल्लेख किया। और आप अगर अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, हालांकि हम इस वाले स्टेज पे हैं अभी ग्रेजुएशन के कि हम कौटिल्य के बारे में, उनके अर्थशास्त्र के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, राइट। तो आपको पता होगा कि उन्होंने भी इन सारी चीजों के बारे में बात की है। ये भी बताया कि हाँ भाई हमारे फ्रेंडली रिलेशंस भी होने चाहिए औरों के साथ, मतलब हर जगह आप दुश्मनी करके नहीं रह सकते, राइट। तो मैत्रीपूर्ण संबंध भी होने बहुत ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के साथ, तो उसकी सारी बात करिए। ये बात भी सही है कि कहीं कहीं पर आपको केंद्र में रहना पड़ेगा, कहीं कहीं पर जो डिफरेंसेस हैं उनको भी देखना पड़ेगा, कहीं पर आपको न्यूट्रल भी रहने की जरूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है जैसे आपकी डिजायर होगी। अगर आप विक्ट्री की डिजायर रखते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आर्यवर्त के बारे में इन्होंने बताया। मनु ने क्या किया, मनु ने कहा कि ना जो आपके बहुत सारे किंगडम है, ठीक है, वो अलग अलग क्या है, अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज यूनाइटेड नहीं होती, क्योंकि अगर राजनीतिक रूप से सब कुछ एकजुट हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कहने का मतलब है हर कोई अपनी राजनीति करता है ना, हर किसी की एक्सपेंशन की नीति है कि हाँ भैया हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब घेरना है लैंड, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो इसलिए कभी भी एकजुटता नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन है किस चीज का, मंडल प्रिंसिपल का। कौटिल्य ने जो मंडल प्रिंसिपल दिया ना, उसका प्रतिबिंब भी कहाँ दिखता है, उसका प्रतिबिंब दिखता है आपका मनु के थॉट्स में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। मनु भी बात करते हैं वॉर के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। वो ये कहते हैं कि जैसे 6 फोल्ड प्रिंसिपल कौटिल्य के थे, ऐसे ही इन्होंने 4 फोल्ड प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, ठीक है, जो काफी सिमिलर है कौटिल्य से। जैसे साम दाम, ठीक है, इसको मतलब वही दाम या मूल्य लिख लो, जैसे मर्जी कह लो, ठीक है। और ये हो गया दंड, ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। दंड और भेद, ये साम दाम दंड भेद की बात है। वो कह रहे हैं कि अगर एक राज्य को चलाना है, आपको जरूरत है आप साम करो, आप दाम का यूज करो, आप दंड और भेद, इन सब का यूज करके ही एक प्रॉपर आप अपने स्टेट में क्या कर सकते हो, चीजों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो या फिर चला सकते हो, ठीक है, वहां का प्रशासन चला सकते हो। इसके अलावा जो 6 उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स बताए, या फिर 6 फोल्ड नीति बोल देते हैं, तो कौन सी वो 6 नीतियां थी। देखो, एक तो इन्होंने बात करी संधि की, एक बात करी विग्रह की, एक यान, एक है आसन, एक है द्वैधी भाव, एक है क्या आपका आश्रय या फिर सबॉर्डिनेट या अलायंस। कहने का मतलब ये, अगर मैं एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन करूं इसको, जो कि आई थिंक जरूरी भी है
इन शॉर्ट में फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो संधि की बात है, संधि का मतलब समझ पा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज करना। जहां आपको लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, कि अगर बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, मतलब लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, तो चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मतलब वही 50-50, ठीक है। 50% आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 50% दूसरी पार्टी ने कर लिया, ठीक है। अब बात आती है विग्रह की। विग्रह में क्या होता है, अगर हम बेसिकली देखें तो देखो विग्रह में जो मेन है ना, मेन पार्ट आपका वो क्या है इसमें, कि एनिमिटी। कहने का मतलब ये कि जब आपको लगता है कि भाई अब मैं दोस्ती नहीं निभा सकता, ठीक है, तो यहां सीधा सीधा आप क्या करोगे, दुश्मनी निभाओगे, ठीक है। क्या करोगे, दुश्मनी निभाओगे। तो सेकंड वाला जो हो गया वो आपका दुश्मनी से रिलेटेड हो गया, कि आप सीधे सीधे मुंह पे हो जो हो, ठीक है। तो इस चीज की बात है। थर्ड है आपका यान, ठीक है। सो यान में क्या होता है ना आपका, बेसिकली अगर आप मेजर चीज देखोगे इसमें क्या होता है कि आप ये कोशिश करते हो कि जो भी आपका शत्रु है, मतलब जो भी आपका एनिमी है, ठीक है, आप उसका क्या करते हो, कोशिश करते हो, आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हो। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपने कोशिश की कि आप उसको खत्म कर दोगे। पर ऐसा भी कहा जाता है कि इसके दो दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं, या फिर दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक सकारात्मक अगर आप देखो पॉजिटिव तरीके से, तो वो ये कहते हैं कि आप मतलब इकोनॉमिकली या फिर सैनिक या राजनीतिक लाभ की प्राप्ति करते हो उससे, ठीक है। या फिर नेगेटिव तरीके से देखते हो तो वही होता है कि जो पावरफुल राजा होता है वो क्या करता है, जो कम पावरफुल होता है ना, या फिर जो निर्बल राजा होता है उसको क्या करता है, वो उसको खत्म कर देता है या फिर अपने रास्ते से हटा देता है बेसिकली, ठीक है। अब बात आती है आसन की। आसन में अगर आप देखोगे तो आसन में मेनली बात ये हो रही है, वैसे तो ये कहते हैं कि नाम से क्या पता चल रहा है, रेडीनेस फॉर अटैक, कि कहीं ना कहीं आप अटैक की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है। बट रियल में अटैक नहीं होता, होता यह कि आप ना न्यूट्रलिटी का ढोंग कर रहे होते हो, कि हाँ भाई हम न्यूट्रल है, हम तटस्थ हैं। कई बार क्या होता है, जो शत्रु है मतलब जो भी एनिमी है, आप उसकी घेराबंदी कर लोगे चारों तरफ से, ठीक है। उनका भोजन पानी सब रोक दोगे और सामने वाले को विवश कर दोगे, मजबूर कर दोगे कि वो आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये उसमें आता है आपका। इसके अलावा आप ये देखोगे कौन सा, फिफ्थ वाला है ना, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव में आप देखो, द्वैधी भाव नाम से ही पता चल रहा है ना। इसमें अगर आप ये देखोगे कि डुअलिटी है, कहने का मतलब ये मुंह पे तो मित्र बन के दिखा रहे हैं कि यार हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया हमारी संधि चल रही है, सब कुछ पेपर पे एग्रीमेंट है, ठीक है। बट पीठ पीछे क्या चल रहा है, पीठ पीछे पूरी तैयारी चल रही है, फिर दुश्मनी निकाली जा रही है, समझ रहे हो। तो ये द्वैधी भाव है, ये डुअल सोल्जर पॉलिसी कहते हैं इसको, कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, ठीक है। सेम आश्रय सिक्स्थ वाला, इसमें क्या है, सबॉर्डिनेट अलायंस, ठीक है। इसमें ये रहता है कि जो भी शक्तिशाली राजा होता है ना, वो तो देखो हमेशा ऊपर रहेगा। वो क्या करेगा, जरूरत पड़ने पर जो भी अपने सबॉर्डिनेट है वहां पर अलायंस बनाएगा, मतलब छोटे छोटे राज्यों के साथ। मान लो कि एक ये पर्सन है, ठीक है, और एक ये पर्सन है, ये इसका दुश्मन है, ठीक है। अगर ये दुश्मन है तो ये राजा क्या करेगा, बहुत समझदारी से जो इसके आसपास के एरिया होंगे ना उनके साथ दोस्ती करेगा, ठीक है। ताकि क्या करे कि ये जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ अलायंस क्रिएट करे, ठीक है, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि फिर यूज किया जाएगा ना। और ये मेजरली कौन करता है, जो भी पावरफुल होता है, ठीक है, वो करता है किसके लिए, जो भी आपके मतलब लेस पावरफुल है, या फिर जो भी आपके कौन होते हैं, निर्बल हो गए उनके लिए, ठीक है। विलियम जोन्स ने क्या किया, मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में 1794 में, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि संस्कृत का कोई टेक्स्ट नॉन एशियंस को भी अवेलेबल कराया गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे मैक्स मुलर, ठीक है, उन्होंने भी अपने एक टेक्स्ट में इसके बारे में लिखा 1886 में, ठीक है। जो उनका टेक्स्ट था वो, उसका नाम क्या है, बेसिकली स्केर्ड बुक ऑफ द ईस्ट, ठीक है। तो इसमें उन्होंने लिखा इसके बारे में। तो ये थोड़े से नाम ऐसे हैं कि जो आप इनको मेंशन करके आओगे तो काफी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ मनु। अब देखो इसमें बताया गया है कि कैसे डिवाइन थ्योरी का ओरिजिन माना जाता है, या फिर डिवाइन थ्योरी के थ्रू मानते हैं ना कि स्टेट का ओरिजिन हुआ। क्योंकि देखो ये बात भी सही है कि स्टेट ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग, ये कह लो कि हर इंसान के हिसाब से स्टेट अलग अलग तरीके से है। कोई कहता है भगवान ने इसको भेजा है, कोई ये कहता है क्या कि जो स्टेट है ना इसको हमने खुद बनाया है। तो जैसे आप देखते हो हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब किसकी बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। पर हम यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में हम ज्यादातर देखते हैं कि दिव्य सिद्धांत है, मतलब ये डिवाइन थ्योरी है ना, भगवान के थ्रू है, तो हम इसको भगवान से जोड़ देते हैं, ठीक है। मनुस्मृति के 7th चैप्टर में आपको इसके बारे में पता चलता है कि क्या डिवाइन थ्योरी है ओरिजिन की, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। मनु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सोसाइटी क्या थी, पहले एनार्की थी। एनार्की समझते हो, जहां पर राजा नहीं होता, हर कोई अपने हिसाब से रह रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, सोसाइटी करप्ट हो जाती, तभी तो एनार्की को क्या बोलते हैं, स्टेट लेस सोसाइटी। एक ऐसा समाज जहां पर स्टेट है ही नहीं, जहां पर राजा है ही नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, लोग थोड़े से करप्ट होते जाते हैं, लालची होते जाते हैं, एक दूसरे को हार्म करने लगते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या लगता है, भाई हम सबको अपनी क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो भगवान से वो प्रेयर करते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर एक किंग बनाकर भेजते हैं, ठीक है। तो जो किंग है जिसको क्रिएट किया गया, तो उस किंग के अंदर भगवान के ही एलिमेंट हैं सारे।
ऐसा कौन कहता है? ये डिवाइन थ्योरी कहती है आपकी, ठीक है। तो इसमें कहते हैं इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, मून, कुबेर, ठीक है। मतलब इन सबके क्या है? एलिमेंट है। इन सब से मिलकर क्या हुआ है? राजा का निर्माण हुआ है, ऐसा डिवाइन थ्योरी कहती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि वो क्या है? वो मनुष्य के देवता है ना, इसलिए तो उनको क्या कहा है? ही इज अ डेटी इन ह्यूमन फॉर्म, इंसान के रूप में वो भगवान है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसा कहा जाता है, सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जो भी प्रजा होती है ना, तो प्रजा को प्रोटेक्ट करने का काम है किसका? राजा का। तो ऐसा कहा गया मनुस्मृति में कि भैया सबसे पहली ड्यूटी क्या है राजा की? कि अपने राज्य में जितने भी लोग होंगे, जितनी भी प्रजा होगी, भाई साहब सबका ध्यान रखना है उनको, ठीक है। इसीलिए तो उनको बनाया है। क्रिएशन का रीजन क्या था? यही कि आपको सबकी सेफ्टी करनी है, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना है, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, मतलब आपको पूरा सोशल ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन सब कुछ आपको क्या करना है? मेंटेन करना है बदले में। क्योंकि देखो राजा क्या कर रहा है? सबऑर्डिनेट्स की रक्षा कर रहा है, या फिर सब्जेक्ट्स की, जो भी प्रजा है उसकी रक्षा कर रहा है। तो प्रजा क्या करेगी? राजा को बदले में टैक्स देगी, ठीक है। तो टैक्स को कलेक्ट करेगा किंग, और उस टैक्स का क्या करेगा? यूज करेगा सोशल वेलफेयर के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है, और उस टैक्स को हमारे ऊपर ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है हमारे डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। वो बात और है कि बैक साइड में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है करप्शन के नाम पर, या फिर छुपा के, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मेजर समझ में आया एरिया, ठीक है। अच्छा, मेन फीचर्स क्या है स्टेट के स्ट्रक्चर के? देखो ये बात सही है कि स्टेट को सप्तांग, सात सप्तांग से समझ रहे हो? 7 जो अंग हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और ऐसा भी कहा जाता है स्टेट जो है ऑर्गेनिक है, क्योंकि भगवान ने बना के भेजा ना, जो भी चीज नेचुरल है, भगवान के नाम पर है, वो ऑर्गेनिक है, राइट। तो ऐसा मनुस्मृति में कहा गया, और मनुस्मृति के चैप्टर 9 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आप देखोगे वो 7 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, ठीक है। स्वामी, ठीक है, अमात्य, स्वामी को किंग कह देते हैं, अमात्य मतलब मिनिस्टर्स, क्योंकि बिना मिनिस्टर के कभी भी किंग काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। पुर, कैपिटल, नेशन, कोश, दंड और फ्रेंड की बात हो रही है, ठीक है। सो आप ये समझ सकते हो कि सप्तांग थ्योरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेट को चलाने के लिए 7 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप इस इमेज में भी देख सकते हो, क्योंकि जो स्वामी होगा वो कभी भी अकेले काम नहीं करेगा, उसको हमेशा मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मिनिस्टर से हमेशा सजेशन लेगा, काम करेगा। कैपिटल, पुर, ठीक है, मतलब कैपिटल नहीं होगी तो कहां पर बैठकर शासन करेंगे, ठीक है। नेशन स्टेट की बात हो रही है कि अपने पूरे राष्ट्र को संभाल के रखने की बात है। कोष बहुत जरूरी है भाई, पैसा नहीं होगा तो कैसे वेलफेयर कर पाएंगे, ठीक है। दंड की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर दंड का, हमने पहले भी पढ़ा है ना इसको फर्स्ट यूनिट में भी, कि दंड के डर से भी क्या किया जाता है? कर्म किया जाता है, ठीक है। तो दंड करना जरूरी है, और इसके अलावा मतलब देना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड, जरूरत के टाइम पर क्या, दोस्त बहुत काम आते हैं, तो दोस्ती हमेशा बना के रखनी है, राइट। मनुस्मृति में जो आपका सप्तांग डॉक्ट्रिन है, ठीक है, उसमें किला और जनपद को रिप्लेस किया गया है किससे? पुर और राष्ट्र से। क्योंकि आप अर्थशास्त्र देखोगे तो अर्थशास्त्र में भी सप्तांग थ्योरी दी गई है, जिसमें किला और जनपद की बात की है, पर मनुस्मृति ने ये डिफरेंस दिखा रहा है ना, मनुस्मृति ने पुर और राष्ट्र को इसमें ऐड किया है, मतलब कैपिटल और स्टेट को, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को। ये बात सही है, किंग को क्या माना जाता है? सुप्रीम माना जाता है। ये बात सही है कि मिनिस्टर्स क्या है? उनको असिस्ट करने के लिए, मतलब उनकी सहायता देने के लिए, ठीक है। किंग का काम है कि वो क्या करेगा? मिनिस्टर्स को खुद से अपॉइंट करता है, ठीक है। ये बात सही है कि एक क्राइटेरिया होता है, 5 क्राइटेरिया ऐसे बताए गए कि भाई अगर आपको अपॉइंट करने हैं मिनिस्टर्स को तो क्या क्या होना चाहिए। एक ट्रेडिशन है जो फॉलो होता आ रहा है, भाई बंदे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। उसका टेस्ट लिया जाएगा कि वो फुलफिल कर रहा है ऑब्जेक्टिव को, जिस भी काम के लिए राजा को चाहिए मिनिस्टर्स, क्या वो सच में फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका साहस देखा जाएगा, उसका करेज, कि भाई साहब दम है, हिम्मत है बंदे में, नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मनु बात करते हैं सीक्रेसी की भी, वो कहते हैं भाई साहब सीक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरत है, गोपनीयता। मतलब वो ये कहते हैं एक स्टेट को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि किंग हमेशा इस चीज को बिलीव करे, क्या, कि कॉन्स्टेंटली किंग क्या करे? लॉयल्टीज चेक करते रहे अपने सर्वेंट की, मतलब जानबूझ के ऐसा लालच दिलाएगा अपने सर्वेंट्स को किसी और के थ्रू, ताकि ये पता चल सके कि यार ये बंदा बिक तो नहीं गया, ये बंदा धोखा तो नहीं दे देगा, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पर गोपनीय रूप से नजर रखी जाए, ठीक है। कौटिल्य की जैसे अगर आप देखोगे, मतलब हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कौटिल्य के विपरीत जो आपके मनु है, ठीक है, एक सेकेंड, कौटिल्य के विपरीत अगर देखा जाए तो मनु ये कहते हैं कि किंग को ओनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ काम करना है, कि भाई उनको वाइडली कंसल्ट करना है या फिर परामर्श वगैरह दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, वो बेसिकली ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मनु किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? मनु बात कर रहे हैं ब्राह्मण्स पर। वो कहते हैं कि ब्राह्मण्स को जरूर इंक्लूड किया जाना चाहिए डेलिब्रेशंस में, कोई विचार विमर्श हो रहा है तो ब्राह्मण्स इसका पार्ट जरूर होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है किंग का, ठीक है, उसको कभी भी ब्राह्मण के सपोर्ट के बिना फुलफिल नहीं किया जा सकता। मतलब मनु के हिसाब से ब्राह्मण बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर कर, ठीक है। वो ये कहते हैं कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करना हो, चाहे कोई डेलिब्रेशन विचार विमर्श करना हो अपने राज्य के लिए, कभी भी वो ब्राह्मण्स के बिना नहीं हो सकता। तो वो चाहते हैं ब्राह्मण्स इसमें इंक्लूड हो, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि किंग को हमेशा एडवाइस मांगनी चाहिए अपने मिनिस्टर्स से, ठीक है, और उनको सुनना भी चाहिए निष्पक्ष रूप से, ठीक है। कहने का मतलब ये कि फेवर ना हो, ना तो मिनिस्टर्स फेवर में जाके कोई बात बताएगा या मतलब डिस्कस करेगा, ना ही राजा, बिल्कुल फील फ्री होकर, है ना, इजी टू गो सुने चीजों को, ठीक है। वो फर्मली स्टेट करते हैं क्या कि किंग को हमेशा बिहेव करना चाहिए एक पिता की तरह, जैसे वो एक जनता का पिता है। जैसे हमारे घर में हमारे पापा हमारे भले के लिए सोचते हैं ना, हमेशा कभी हमारा नुकसान नहीं चाहेंगे, तो सेम एक किंग को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रजा के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए हमेशा भले के लिए सोचना है, जैसे एक पापा सोचते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इनकी ड्यूटी है कि एज अ गार्जियन काम करेंगे और क्या करेंगे, हम सबका मतलब जो भी हमारी मतलब डे टू डे लाइफ है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कौटिल्य के जैसे अगर देखा जाए तो मनु भी सपोर्ट करते हैं किस चीज को, कि हाँ भाई टेरिटरी को आपको इंक्रीज करना चाहिए जरूरत के हिसाब से, ठीक है। बट वो ये भी कहते हैं कि किंग हमेशा रेडी होना चाहिए फोर्स का यूज करने के लिए जब भी जरूरत होगी, चाहे उसको प्रोटेक्ट करना हो अपने लोगों को या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को या प्रमोट करना हो, तो कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। भाई साहब जहां जरूरत है हम फोर्स का यूज करके काम खत्म करेंगे, ठीक है। और ये नेचुरल और जस्ट ड्यूटी है किंग की, मतलब एक किंग का ये कर्तव्य है, एक काम है, प्रकृति रूप से भी आप देख लो, नेचुरली ये काम है कि वो कहते हैं ना कि मतलब आप राजा बने किस लिए हो, इसीलिए तो बने हो कि आपको क्या करना है, हम सबकी सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, प्रमोट करना है हम सबका वेलफेयर, नेशन स्टेट का वेलफेयर क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ये नेचुरल है, जस्ट ड्यूटी है। मनु रिकॉग्नाइज करते हैं टू एंटिटीज को, ठीक है। वो कहते हैं किंग एक टेम्पोरल अथॉरिटी तो रखता ही है, बट वो ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण एज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी जरूर रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिमिटेशंस क्या क्या होनी चाहिए एक स्टेट की एक्टिविटी पे। मनु कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, वो ये कहते हैं गवर्नमेंट का काम है कि लोगों की हेल्प करना, ठीक है। मॉरली, रिलीजियस, वेल्थ, हैप्पीनेस, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मतलब हर तरीके से आप क्या करोगे, लोगों की मदद करोगे हर एस्पेक्ट में, ठीक है। पर वो साथ साथ ये भी कहते हैं एक स्टेट को ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। तो कौन कौन से फंक्शन है, वो ये कहते हैं कि जितने भी वर्ण है सबको ना अपनी अपनी ड्यूटीज, अपना अपना धर्म परफॉर्म करना है, ठीक है। कॉमन लॉ फॉलो होगा, ठीक है। मेंटेन करना है पीस को, मतलब पूरे के पूरे राज्य में शांति बनी रहे, ठीक है। और दूसरी बात है कि स्टेट को हमेशा बचा के रखना है एक्सटर्नल कंट्रोल से, मतलब कि राजा के पास इतनी क्षमता हो कि भाई साहब बाहर से आकर कोई कंट्रोल ना करे, ठीक है। तो बाहरी नियंत्रण से हमेशा क्या करना है, मुक्त रखना है। नेक्स्ट है आपका ये ड्यूटी है आपके स्टेट की ही कि क्या वो क्या करेगा, गुड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा लोगों को, ठीक है। अच्छी मतलब एक होता है ना अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएगा, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कराएगा आपको, ठीक है। ये राजा की ड्यूटी बन जाती है क्या कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहा है, ठीक है, पर साथ साथ पनिश भी कर रहा है जहां जरूरत है, ताकि उनको सही रास्ते पे लाया जाए। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि अगर पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट दी जा रही है तो आपके भले के लिए, ताकि आप सुधर सको, राइट। तो सेम राजा क्या करेगा, आपके ऊपर पनिशमेंट यूज करेगा या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, इसलिए ताकि आप क्या करो, सही मार्ग पे आ सको, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी की बात करी। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को कुछ कुछ चीजों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक्विजिशन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड वर्थ। कहने का मतलब ये है कि देखो आप देखो एक्विजिशन की बात है कि जहां जरूरत है भाई, जहां प्राप्ति कर सकते हो वहां कर लो, ठीक है। सिक्योरिटी सबसे मेन जो चीज है, आपको सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, आपको भगवान ने भेजा इसीलिए कि आप सबको सिक्योर रख सको, प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो सुरक्षा की बात हो गई। ग्रोथ इन वेरियस वे, मतलब अलग अलग तरीके से विकास करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली आपको एजुकेशन में करना है, ओनली आपको एक्सपेंशन करना है अपने लैंड का, नहीं, हर तरीके से जहां जहां से आपको मिल सके, ठीक है। वर्थी ऑफ लैंड एंड मनी गिफ्ट, कहने का मतलब ये कि आप जो भी योग्य भूमि है ना, मतलब आप कोशिश ये करोगे कि जो जो आपके जरूरत की भूमि है आप उन सबको क्या करोगे, या तो वैसे अर्जित करोगे या फिर आप एज अ गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, राइट। अच्छा, अगर आप ये देखोगे कौटिल्य के विपरीत हम एक चीज और देखें, जैसे इन्होंने एक्सपेंशनिज्म की बात करी, राइट। तो वो ये कहते हैं मनु के लिए ना एक्सपेंशनिज्म उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, करता है मैटर पर उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा कौटिल्य के लिए मैटर करता था, राइट। वो ये कहते हैं कि 6 तत्व, वो 6 तत्व की बात करते हैं कि अगर आपको डिप्लोमेसी करनी है, कूटनीति करनी है, तो भाई साहब ये 6 क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब 6 गुण होने चाहिए, ठीक है। 6 गुण कौन कौन से थे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, ठीक है। संधि हो गया, विग्रह हो गया, यान, आसन, द्वैधी भाव, ठीक है। और आप बेसिकली देखोगे क्या, आश्रय। अब देखो मेन चीज क्या है आपका, कि जब आप ये सारी चीजें देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप एक बढ़िया कूटनीतिज्ञ हो, ठीक है, मतलब आप बढ़िया कूटनीति कर सकते हो। मनु ये भी देखते हैं, क्योंकि मनु को ना हम ये देखो कि मनु और कौटिल्य में कुछ चीजें सेम है पर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो सेम बिल्कुल पूरा सेम नहीं मान लेंगे, पूरा डिफरेंट नहीं मान लेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा कंपैरिजन करके मैंने चीजें लिखी है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। मनु थोड़े से डिफरेंट भी दिखाई देते हैं कौटिल्य से, जैसे कौटिल्य बात कर रहे हैं किसकी, चक्रवर्ती किंग की, ठीक है। वो ये कहते हैं जिसका मतलब हमेशा से एक ही होगा क्या, कि आपको अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना है, ठीक है, कमांड वगैरह मेंटेन करनी है। जबकि मनु बिलीव कर रहे हैं क्या,
कि हमें बैलेंस ऑफ पावर को क्या करना है, ज्यादा महत्व करना है, ठीक है। और उसमें आप क्या करोगे, डिप्लोमेसी का यूज करोगे। तो ये मनु का उद्देश्य है। वो ये भी कहते हैं कि किंग को हमेशा वॉर के लिए कब जाना चाहिए या फिर कब ऑप्ट करना चाहिए। मतलब किंग वॉर पे तभी जाने का सोचेगा जब उसको लगेगा कि वो एनिमी को हरा सकता है। और ये एक किंग का रैशनल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि उनका ही एक डिसीजन क्या करेगा, सब कुछ पलट के रख देगा। अगर मतलब वाकई में आपके अंदर इतनी क्षमता है कि हाँ हम हरा सकते हैं सामने वाली जो भी आपकी स्टेट है या फिर सामने वाली एंटिटी को, तभी आप वॉर का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज सबसे बढ़िया न्यूट्रल रहो, शांत रहो, ठीक है। अपने सारे ऑप्शन से जो है वो सही टाइम पे यूज करना। वो कहते हैं ना, मतलब अगर आपको लगता है अभी आपका टाइम है, आप वॉर पे जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज शांत बैठे रहो, बैकग्राउंड में तैयारी करो, जब आपको लगेगा आपका सही टाइम आ गया देन फिर आप एक्शन लेना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आप डिप्लोमेसी करोगे, आप पीसफुल वॉर पे जाओगे, क्या विदाउट डिक्लेयरिंग इट। मतलब आप बताओगे नहीं सामने वाले को कि बेटा ठीक है हमारा भी टाइम आएगा। ये वो वाली बात है ना कि सबका एक टाइम आता है। तो ये एग्जैक्टली वो टाइम है कि अभी आप न्यूट्रल हो, अभी आप शांत बैठे हो, बिल्कुल शांति से वॉर की तैयारी कर रहे हो। सामने वाले को भनक तक नहीं, सामने वाले को लग रहा है कि यार ठीक है बेचारा चुप बैठ गया, छोड़ो क्या परेशान करना। बट बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, भाई साहब आपने डिक्लेयर नहीं किया पर आप पूरी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इट टेंडेड टू कंफ्यूज द एनिमी। अब ऐसे में एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई क्या ही ये वॉर पे जाएगा, बेचारा चुप बैठा है शांत, मतलब कुछ तो झटपटाता, कुछ तो हरकतें करता। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, बिल्कुल नेचुरल डेटरेंट दिखा दिया ना आपने अपने कुछ कुछ एक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा एक नेक्स्ट प्रिंसिपल वो ये भी फॉलो अप करने की बात करते हैं कि जहां आपको जरूरत है वहां क्या करो, आश्रय मांग लो, एज अ रेफ्यूजी आप क्या कर लो, जरूरत है तो जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग किंग है, यार ये कॉमन सेंस है कि जो निर्बल होगा वो, मतलब जो भी शक्तिशाली होगा उसके पास जाकर क्या करेगा, एज अ रेफ्यूजी मांगेगा, ठीक है। अगर किंग को पता है कि भाई साहब मैं हारूंगा ही हारूंगा, तो वो कोशिश करेगा कि किसके उसमें चला जाएगा, किसके अंडर चला जाएगा, जो भी उससे ज्यादा पावरफुल है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा किंग की क्या ड्यूटी होती है, देखो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, क्या कि एग्जीक्यूटिव का हेड है आपका किंग। किंग की तो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट की, आपको संरक्षण करना, आप आए ही इसीलिए हो, ठीक है। और मैनेजमेंट करना, सब कुछ बैलेंस करके रखना पूरा प्रबंधन को, ठीक है। एक चीज और है कि जब आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहे कि आप ओनली ब्राह्मण्स की बात कर रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हो ना, सारी कास्ट, ठीक है, ऑल कास्ट क्रीड्स विद स्पेशल रेफरेंस, स्पेशली रेफरेंस दिया कि जितने भी माइनर्स हैं, विमेन से एजेड है, भाई साहब आप सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट की बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं किंग से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप राजा हो तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सोशल ऑर्डर को मेंटेन करोगे ही करोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, स्वधर्म को मेंटेन करोगे हर सिचुएशन में, हर किसी के लिए। ये बिल्कुल ऐसे वाली बात है कि बीइंग टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में अगर हम गए हैं तो क्लास में शांति होनी ही चाहिए, या फिर बच्चे इंजॉय करके पढ़ने चाहिए, ठीक है। मतलब ये नेचुरल है। तो सेम राजा हो तो सोशल ऑर्डर मेंटेन कराओगे ही कराओगे, सारी सिचुएशन में सबको जस्टिस दिलाओगे ही दिलाओगे, ठीक है। जुडिशियल की बात है कि ऐसा कहा जाता है कि राजा जुडिशियल हेड भी होता है अपने स्टेट का, ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है किंग की कि वो इन्वेस्टिगेट करे, मतलब प्रॉपर, मतलब दिन के 24 घंटों में कुछ एक टाइम ऐसा होगी जहां वो अपना दरबार लगाए कि जहां पर मतलब कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या फिर जस्टिस से रिलेटेड है वो चीजें मतलब सुनी जा रही है, उनकी जांच परख हो रही है, ठीक है। तो राजा पर्सनली उस चीज को सुने, देखे, किसी भी पर्सन को ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई साहब हमें जस्टिस मिला ही नहीं, ठीक है, वो गड़बड़ होगा। इसके अलावा लेजिस्लेटिव की बात है तो कहते हैं किंग कहीं ना कहीं लिमिटेड है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, क्योंकि आप ये देखो कि जब सोसाइटी में क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी रूल बनाने हैं, है ना, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी एंशियंट टेक्स्ट में लिखी गई है, तो ऑलमोस्ट राजा को वही सब फॉलो अप करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आप देखोगे कि किंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है, तो सारी अपॉइंटमेंट इन्हीं के हाथों होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। वो हमने शुरू में पढ़ा कि मिनिस्टर्स को भी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्लीजियास्टिकल। इसमें क्या होता है कि जो आपका किंग है वो अपॉइंट करते हैं किसको, जो भी चीफ प्रीस्ट होते हैं, है ना, मुख्य याजक को या फिर मुख्य जो प्रीस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर और जो अदर ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट हैं, ताकि क्या हो कि डोमेस्टिक जितने भी मतलब आपके सेक्रीफाइसेस हैं या फिर जितने भी रिचुअल्स है वो परफॉर्म करना है तो वो इनके थ्रू होंगे। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू। भाई ये बात सही है कि किंग सबसे ज्यादा, यार अब आप ये देखो कि किंग आपकी सुरक्षा के लिए तो आप उसको टैक्स पे कर रहे हो, राइट। तो वो कहते हैं कि फिक्स होना चाहिए रेट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सली हर जगह फॉलो अप हो रही हो, ठीक है। तो वो फिक्स हो। मनु बिलीव करते हैं कि किंग को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, ठीक है, क्योंकि तभी तो वो सुपरवाइज कर पाएगा ना इकोनॉमी को बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कंट्रोल करे किसको, इन्फ्लेशन को, महंगाई को, है ना, कि वो ज्यादा ना हो। आर्मी के बारे में मनु बिलीव करते हैं कि जो किंग है वो आपके सुप्रीम कमांडर है, किसके, आर्मी के। तो ये उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेंगे, आर्मी को एफिशिएंटली यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि फाइट उनको करनी है ब्रेवरी के साथ, ऑनर के साथ। तो वो हमेशा किंग इस चीज का ध्यान रखेगा कि मेरे पास इतनी मजबूत आर्मी होनी चाहिए कि मैं पूरी ब्रेवरी के साथ सामना कर सकूं। ऐसा ना हो ना कि आपके जो सैनिक है वो ही डर जाए या फिर वो एकदम लो हुए पड़े हैं, तो फिर आप कैसे ऑनर के साथ लड़ाई कर पाओगे, नहीं ना। तो दैट मीन्स की
आपको क्या करना है, बहुत स्ट्रांगली इसको रिजिडली क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। इवन इन वॉर ही शुड नॉट लीव द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। और एक और चीज कि वॉर के टाइम पर भी क्या नहीं करना है, अपने धर्म के सिद्धांत को नहीं छोड़ना है, ठीक है। स्पेशल अटेंशन दी है किस चीज के ऊपर, एलिफेंट्स के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, चैरियट्स के ऊपर, ठीक है, कि आर्मी में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि बैटल जो है ना वो हमेशा डिपेंड करती है आउटकम पर, क्योंकि जैसा आउटकम होगा यार वो सारी चीजें क्या होंगी, आपके बैकग्राउंड की प्रिपरेशन की, आपकी आर्मी कैसी है, आपके पास कितने चैरियट्स थे, कितने मतलब एलिफेंट, हॉर्स, मतलब ये सारी चीजें थी, राइट। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एनलाइटन की बात हो रही है, कहने का मतलब ये कि किंग को एज अ प्रमोटर माना जाता है, कि भाई साहब वो कल्चर और एजुकेशन दोनों को प्रमोट करेगा, ठीक है। और इसीलिए वो ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि ब्राह्मण्स के पास सबसे ज्यादा एनलाइटमेंट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। अब बात आती है, इज द किंग ऑटोक्रेटिक। कहने का मतलब है क्या राजा निरंकुश है, मतलब कि एक होता है ना कि अपनी मनमर्जी चलाएंगे क्या, तो मनु को प्रोपाउंड किया गया डिवाइन थ्योरी के थ्रू। क्योंकि देखो ये बात सही है कि हम इसमें सारा क्या पढ़ रहे हैं कि एक स्टेट आया डिवाइन थ्योरी से, दैव्य सिद्धांत से, मतलब भगवान ने भेजा। ऐसा तो नहीं है जैसे वेस्टर्न थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, उनको लगता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या आया, आपका स्टेट आया, ठीक है। वेस्टर्न थिंकर डिड नॉट सपोर्ट द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग। वेस्टर्न थिंकर की बात करोगे तो वो कभी भी निरंकुश राजा को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मनु प्लेस करते हैं किंग को धर्म के अंडर, एम्फेसाइज दैट द किंग शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट। मनु इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि भाई हर राजा का एक धर्म होता है, और वो धर्म क्या है कि उसको अपनी प्रजा का हमेशा से क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात आती है कि किंग को एडवाइस किया जाता है क्या, कि भाई वो कभी भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, हमेशा कंसल्ट करेगा किसको, अपने मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर्स में ज्यादातर ब्राह्मण्स को क्या किया गया है, फोकस किया गया है, क्योंकि डिसीजन लेने से पहले आप हमेशा इन लोगों की एडवाइस लोगे, ठीक है। रिकमेंडेशन की जाती है कि जो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ठीक है, आपको मेंटेन करना है, क्योंकि किंग की अकाउंटेबिलिटी बनती है, किंग की जवाबदेही बनती है कि अगर कोई भी गड़बड़ डिसीजन हो गया तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि कोई भी ऐसा आर्बिट्री डिसीजन लिया ही ना जाए, ठीक है, मतलब पूरा जांच पड़ताल करके विचार विमर्श करके डिसीजन लिया जाए। ये बात सही है कि वाइड पावर दी गई है किंग को, क्या, दंड यूज करने की, क्योंकि पनिशमेंट का यूज करेगा किंग तभी तो मेंटेन कर पाएगा ना सोसाइटी के जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, जो भी इशू है सोसाइटी का, अपहोल्ड कर पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ राइटिशियसनेस को। मतलब जो भी उनको लगता है कि भाई धर्म के सिद्धांत को बरकरार रखना है या फिर नेगेटिविटी को दूर रखना है, तो भाई दंड का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि वो डर बना रहे और लोग अपने ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मनु सजेस्ट करते हैं किंग के बारे में कि भाई जो किंग है ना, मतलब वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास हाई मोरालिटी हो, ठीक है, मतलब उसके पास उच्च नैतिक होने चाहिए, ठीक है। ये वाली बात भी सही है कि एक राजा ऐसा हो जो मतलब एक होता है ना, हु इज कर्नल बायस्ड एंड डिसाइडफुल विल बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय द अनजस्ट पनिशमेंट ही इन्फ्लिक्ट्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा राजा है जो मतलब पक्षपाती है, धोखेबाज है, तो भाई वो राजा नष्ट हो जाएगा, वो राजा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमें ऐसे राजा की जरूरत ही नहीं है। मनु इस चीज को हमेशा मेंटेन करेगा कि राजा की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा पावर को, ठीक है। उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि कभी भी एक राजा क्या ना हो, टायरनी में ना जाए, कहने का मतलब है अत्याचारी ना बने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल फिलोसफी ऑफ मनु। मनु का सामाजिक दर्शन क्या कहता है। देखो सोशल लॉज की अगर बात करें तो ये बात सही है कि इन्होंने सोशलिटी के एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया, सामाजिकता पर। ये सेपरेट करते हैं धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से, क्योंकि देखो हम शुरुआत में क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा क्या देख रहे थे, कुछ कुछ सिमिलर चीजें, बट ये बात सही है कि इसको काफी सेपरेट करता है धर्मशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र को, ठीक है। ये मेनली फोकस करते हैं स्टेट के स्ट्रक्चर को, कैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एक स्टेट की, ठीक है, और कैसे फंक्शन होने चाहिए, मतलब क्या राज्य की संरचना हो, क्या संगठन हो, और कैसा कामकाज हो, इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा वो कंसीडर करते हैं वेद को, ठीक है, क्योंकि वेद में सारी चीजें लिखी गई हैं, तो वो इसको सोर्स मानते हैं कि जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, वो फॉर्मली इस चीज को बिलीव करते हैं, दृढ़ विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो वेद में लिखा होगा उसको ही हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो उनको मतलब वेद के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग उसको फॉलो अप नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है, उसको क्या किया जाएगा भाई, पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉ कोड स्टैब्लिश्ड बाय मनु इज स्टिल अ बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन। एक बात और है कि जो उस टाइम पर मतलब जो भी कानून संहिता या फिर लॉ कोड को स्टैब्लिश किया गया था, वो मेजर जो बेस था ना, वो हिंदू रिलीजन था, ठीक है। और इसमें ज्यादातर यूज किए गए जो भी आपके डिस्क्रिप्शंस थे, जो भी दिए गए हैं उस टाइम पर जब ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात हो रही थी, ठीक है, तो जो भी किंग की ड्यूटी दी गई उसको फॉलो अप किया गया। जस्टिस का जो प्रिंसिपल था, पनिशमेंट का जो प्रिंसिपल था, वर्ण का जो प्रिंसिपल है कि हाँ भाई वर्ण सिस्टम को रिजिडली फॉलो अप करना है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज के साथ आपके कैसे रिलेशन होने चाहिए, इन सारी चीजों को बड़ा ध्यान दिया गया, ठीक है। कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में हम देखेंगे बेसिकली, देखो दो ही रीजन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के मेजरली, ठीक है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट जब अराइज होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, जब वायलेंस या क्राइम हो, ठीक है, मतलब हिंसा या अपराध। और दूसरा कब होता है, डिस्प्यूट लैंड और वेल्थ की वजह से, मतलब भूमि और धन के कारण। तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। एक चीज और है
कि जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी, जज हो कौन सकता है। तो मनु ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण है ना सिर्फ वो ही एलिजिबल है जज बनने के लिए। देखो ये बात वहां से भी जस्टिफाई होती है कि ब्राह्मण्स को मनु बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एनलाइटनमेंट भी पूरा का पूरा किसके पास है, ब्राह्मण्स के पास है। ये वाली बात भी सही है कि कोई भी डिसीजन लेना है किंग को तो ब्राह्मण से जरूर विचार विमर्श करना है, समझ रहे हो। तो सेम यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा शूद्रास जो है मतलब या फिर शूद्र है वो कभी भी जज नहीं बन सकते, ठीक है। कैरेक्टर साइंस या फिर अदर एफर्ट्स को आप यूज कर सकते हो किसी भी ह्यूमन बींग्स के, किस चीज के लिए, फीलिंग्स के लिए। कहने का मतलब ये कि जब आप जस्टिस कर रहे हो तो आप देखोगे, तभी तो होता है ना कि जब आप जैसे हम न्याय कर रहे हैं तो सामने सामने वाले पर्सन के हाव भाव, उसके एफर्ट्स, उससे आपको पता लग जाता है। आप गैस कर सकते हो सामने वाले की क्या फीलिंग्स हैं या फिर कैसा वो संकेत दे रहा है। कि अगर क्राइम किया है तो वो अलग तरीके से थोड़ा रिएक्ट करता है, मतलब आप साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा जान पाते हो, ठीक है, उसकी साइकी पढ़कर। मनु रिटर्न करते हैं एविडेंस के बारे में। वो ये कहते हैं कि जो भी एविडेंस रिटन बाय द जज शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जज ने जो भी अपने आंखों से देखा उसको जज खुद से लिखेगा, राइट। तो वो जो राइटिंग है ना उस पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि समटाइम जो राइटिंग है अगर आपने उसको बाय फोर्स लिखवाया, मतलब जबरदस्ती, कहते हैं ना कि मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ ही अगर लिखवा दिया गया तो उसको इनवैलिडेट भी करते हैं। तो फोर्स का यूज नहीं करना, बिना फोर्स के ही चीजों को क्या करना है, लिखना है। इसके अलावा वो कहते हैं रिलायबल सोर्स कौन से होते हैं, जिसको आप डायरेक्टली आंखों से देख पाओ। मतलब तभी कहते हैं ना कि मतलब अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो सबूत मांगा जाता है, क्योंकि आंखों देखा जो होगा उसको एविडेंस और प्रूफ माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो लोग तो झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आंखों देखी जो गवाह होती है या फिर प्रूफ होती है उनको सच मानते हैं, ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि एक प्रोविजन है जैसे ओथ लेने वाला है ना, कि एविडेंस दिखाने से पहले या फिर बोलने से पहले क्या है, ओथ लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। अगर शपथ लेने का प्रावधान तो है, वही कहते हैं। और अगर कोई उसको गलत तरीके से फॉल्स एविडेंस दिखाता है तो फिर उसके लिए बहुत बढ़िया वाला पनिशमेंट का इंतजाम भी है, ठीक है। वो कहते हैं एविडेंस शुड बी टेकन फ्रॉम विमेन इन द केस ऑफ विमेन। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ है, वो महिलाओं के मामले में ज्यादा मतलब उसको वो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। कि अगर मैन और विमेन दोनों की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि मतलब विमेन वाले केस में थोड़ा सा एविडेंस को ज्यादा वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनु पनिशमेंट इज द किंग बिकॉज पनिशमेंट गिव द पावर टू रूल। देखो मनु ये कह रहे हैं कि किंग के पास जो पनिशमेंट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पावर दे रही है किंग को रूल करने के लिए। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि वो पर्पस जो है रिलीजन का, धर्म का, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि 4 तरीके की जो पनिशमेंट है जिसको मतलब मनु ने डिस्क्राइब किया कि जिसको राजा यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी 4 तरीके की पनिशमेंट है, दिग्दंड, वागदंड, ठीक है, इसके अलावा धन दंड और वाददंड, ठीक है। तो ये 4 पनिशमेंट है जिसको यूज किया जाता है। अच्छा, अब मेजर बात आती है वर्ण सिस्टम की। अब देखो ये जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, सोसाइटी में बेसिकली 4 वर्ण की बात हो रही है। अब ये हमें भी पता है कि 4 वर्ण और इसके अलावा पूरे ह्यूमन की लाइफ को, मानव के जीवन को 4 आश्रम में भी बांटा गया है, ठीक है। और ये मनुस्मृति का कोर है। तो कौन से वो 4 आश्रम है, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कमेंट लिख दो कौन कौन से 4 है और विद ईयर। ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ भी चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को रिमेंबर होगा और ये आपकी रिवीजन भी हो जाएगी छोटी सी, ठीक है। सो कमेंट में वो 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण तो खैर आपको सामने दिख ही रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये 4 आपके वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए। कहने का मतलब ये कि जो मनु है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ब्रह्मा देव है ना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्ण को हमारी बॉडी के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो किया है। कहने का मतलब है ब्राह्मण्स की क्या बात हो रही है, तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो ये उसका मुख है, ठीक है। क्षत्रिय की क्या बात हो रही है, जो उसकी भुजाएं हैं। कहने का मतलब ये कि ये इसके जो हाथ से रिलेटेड होगा, ठीक है। वैश्य वाला क्या पार्ट है, आप इसका ये देखोगे जो उसके बॉडी का रेस्ट पार्ट है, ठीक है। शूद्रास की क्या बात हो रही है, जो उसके पैर है। आई नो ड्राइंग थोड़ी मतलब अच्छी नहीं है, थोड़ी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए बात समझ में आई ना कि बॉडी का जो बिल्कुल शूद्रास का वो वाला पार्ट है जो पैरों का पार्ट है, आ रही है बात समझ में, और ये हाथ से रिलेटेड है। तो मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स हैं उसको माउथ से मान रहे हैं, वही क्षत्रिय को आर्म से मान रहे हैं, वैश्य उसको थाइस से मान रहे हैं, ठीक है, जो आपका ये वाला पार्ट है। एंड नेक्स्ट है आपका शूद्रास, जो जिसको आप फीट से मान रहे हो। तो इसका मतलब कि बॉडी के हिसाब से अपने वर्ण के सिस्टम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इसी तरीके से क्या होगा, ये हर सिस्टम अलग अलग क्या करेगा, ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक बात और है कि पहले क्या होता था, धर्म के बिहाफ पर, बर्थ के बिहाफ पर होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि पर्टिकुलरली जो वर्ण है वही आपका फिक्स रहेगा। नहीं, एक्चुअली पहले ये कर्म के आधार पर होता था, बाद में ये धर्म के आधार पर क्या बोल रही हुआ ये कि बेसिकली आपका ये शुरुआत में क्या होता था, कर्म के बिहाफ पर, है ना, कि काम के हिसाब से।
अब क्या हुआ, टाइम बदला, अब उसके बाद क्या हुआ, इसका जो डिवीजन हुआ वो किस आधार पर हुआ, बर्थ के आधार पर। अब जब जन्म आपने जिस भी ब्राह्मण से परिवार में लिया तो आप ब्राह्मण से ही रहोगे, आप इसको मोबिलिटी नहीं कर सकते, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ब्राह्मण से आप क्षत्रिय नहीं आ सकते। ये उस टाइम की बात है। मनु के अकॉर्डिंग ये वाली बात थी कि सारे के सारे मैंस है ना जो इक्वल नहीं होते, भाई सबके अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो किसी के अंदर मतलब वो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। सो आइडियली सबको अपने अपने परफॉर्म टास्क करने पड़ेंगे जिसके हिसाब से आप बेस्ट सुटेड हो, मतलब आपके अंदर जो कैपेबिलिटी होगी आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण्स के पास जैसे वर्चू है, वो ये कहते हैं कि उनके पास नॉलेज है तो वो नॉलेज इंपार्ट करेंगे। क्षत्रियास के पास क्या है कि वो प्रोटेक्ट वगैरह अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी करेंगे दूसरों की, ब्रेवरी करेजेस वाले जो काम है, हिम्मत वाले साहसी वाले वो काम करेंगे, ठीक है। वैश्यास के लिए क्या काम है कि जो भी वो मतलब एक होता है ना कि खेती बाड़ी करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज वगैरह को करना, ठीक है। शूद्रास क्या करेंगे, इन सारे लोगों की सेवा करेंगे। तो उनके हिसाब से ये क्या किया था, डिवीजन हो गया था। मनु ने प्रिस्क्राइब किया स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ईच वर्ण। कहने का मतलब ये कि हर वर्ण के लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको क्लियरली प्रीफरेंस किया गया, किसको, ब्राह्मण्स को। मतलब चार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान दिया कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको मतलब आप मेजरली सिग्निफिकेंट और रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा मैटर किया गया, ठीक है। इसके अलावा क्षत्रियास को देखोगे उनको पावर से जोड़ दिया गया, वैश्यास को वेल्थ के साथ जोड़ दिया गया, और जो शूद्रास है उनको बोल दिया गया डिसऑनर, मतलब कि उनका अपमान कर दिया गया एक तरीके से, क्योंकि उनको बिल्कुल पैरों में मतलब पैरों के समान कर दिया गया, और ये कहा गया कि ऊपर के जो तीन है, तीन वर्णों की आप सेवा करोगे, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। नेक्स्ट है आपका कि द्विज या फिर और अन्य ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं, ठीक है, जिनको ऐसा कहा गया कि मतलब एक होता है ना कि वो अन्य जातियों की सेवा करने के लिए नहीं थे, बशर्ते अगर कोई ब्राह्मण का गुलाम बनता है तो। कहने का मतलब ये कि उनको ऐसा लगता था कि हाँ भाई मान लो या तो ब्राह्मण का गुलाम बन जाओ, अगर नहीं बनते हो तो फिर आपके ऊपर क्या होगा, फाइन होएगा। तो उस टाइम पे ना पन्ना का फाइन होता था, तो 600 पन्ना, जैसे आज के टाइम पे हम रुपए में तोल दें या फिर अलग अलग जो हमारा टाइम चेंज होता है तो उस टाइम पे पन्ना चलता था, ठीक है। तो 600 पन्ना का क्या होता था, फाइन लगता था। अदर सर्विस देखी जाए शूद्रास की, ठीक है, तो ये वाली बात सही है कि वो क्या कि जो हायर कास्ट है शुड बी फ्री, इनफैक्ट दे शुड कंसिडर देमसेल्फ फॉर्चुनेट दैट दे गिव गॉड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द हायर कास्ट एंड दे शुड डू इट एज अ ड्यूटी। कहने का मतलब ये कि जो शूद्र हैं उनको ना ये अपनी मतलब वो सोचना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है कि हम हमसे जो हायर कास्ट वाले लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए ही बने हैं, तो ये हमें मौका मिला है कि हम उनकी सेवा कर सकें, तो इसको एज अ ड्यूटी उनको समझना चाहिए, ऐसा कहा गया, ठीक है। और ये जो हायरार्की है ये स्ट्रिक्टली फॉलो अप हो रही थी, और किसको फेवर कर रही थी, ब्राह्मण्स को, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। और ऐसे में बहुत सारी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, इम्यूनिटीज आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिविलेज मिल जाते हैं ना ब्राह्मण्स को इस चक्कर में, क्योंकि जो आप हायरार्की देखोगे तो सबसे टॉप पर कौन है, ब्राह्मण्स हैं, तो इसलिए उनको प्रिविलेज मिल जाता है। नेक्स्ट है आश्रम धर्म। अब देखो आश्रम धर्म भी बहुत असेंशियल फीचर है एंशियंट इंडियन थॉट के हिसाब से, इसको कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है आपकी लाइफ के बीच में। कहने का मतलब जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर है और इसके अलावा जॉय ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। कहने का मतलब या तो आप बिल्कुल ही भक्ति भाव में चले जाओ, उसको एंजॉय करो, या फिर ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर क्या है, जो हमारी आजकल की जो चीजें हैं, समझ रहे हो, भौतिकवादी वस्तु वगैरह हैं, आप उनको लेकर आप सोच रहे हो कि मेरे को बहुत प्लेजर, बहुत सुकून मिल रहा है, तो उसके बीच में बैलेंस करने की बात करते हैं। एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्डली एज वेल एज द ट्रांससेंडेंटल लाइफ। कहने का मतलब क्या कि वो ये कहते हैं कि पारलौकिक जीवन में और सांसारिक जीवन में दोनों को मिलाकर बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम ऐसा है जिसमें कहते हैं कि जो डिग्निफाइड लाइफ है ना वो किसकी, अपर कास्ट की है, ठीक है। अपर कास्ट में भी आप देखोगे बेसिकली जो आपके सारे वर्ण सिस्टम है, ठीक है, किसको छोड़कर, शूद्रास को छोड़कर, क्योंकि शूद्र जो है, शूद्र को माना जा रहा है कि ऊपर के तीन लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब जो तीन वर्ण है आपके, राइट। तो वो तीन वर्ण देख रहे हो कि आप कितने ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, किसके लिए, शूद्र के लिए, ठीक है। तो वो इसमें बताया गया, ठीक है। इसके अलावा चार डिवीजन की बात करी गई, ठीक है, जैसे इन्होंने आश्रम की बात की गई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कौन से चार आश्रम है, क्योंकि पूरी लाइफ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इन आश्रम्स को देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कहने का मतलब है, हालांकि इसको 25 कर लेना आप लोग, ठीक है। सो जो आपका ब्रह्मचार्य है वो कब से है, 1 से 25 का, ठीक है। गृहस्थ वाला आश्रम 25 से 50 साल का, 25 साल का ना, इनके बीच में क्या है मतलब ड्यूरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले को मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला है आपका वो 1 to 25, ठीक है, ये हो जाएगा 25 to 50, ठीक है, ये हो जाएगा 50 to
75 और ये हो जाएगा आपका 75 to 100। जो संन्यास वाला है वो आपका 75 से 100 वाले टाइम पीरियड में है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वही ये स्टेज की मतलब ये आपकी लाइफ की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि इसको एक्सटेंड करते हो 25 साल तक। इसमें बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्या करोगे, अपनी फैमिली के साथ रहोगे, अपने जो गुरु के साथ आश्रम में रहोगे और आप अपनी सारी जो स्टेजेस हैं लर्निंग की वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब ऐसे में वही डिसिप्लिन वगैरह, रूल रेगुलेशन, ये सारा फॉलो अप करना, जो भी आश्रम की व्यवस्था है, जो भी टीचर आपको बता रहा है वो सब देखना, फिजिकल मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर वगैरह है उन सबको क्या करना है, डिवॉइड करना है, मतलब उन सबसे थोड़ा दूर रहना है। सेकेंड आपका गृहस्थ आश्रम, ठीक है। इसकी जो एज होती है 25 से 50 एज होती है, ठीक है। आप इस टाइम देखोगे जो इंडिविजुअल है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया अब आपकी शादी होगी, मतलब मेल के लिए बेसिकली ज्यादा फॉलो अप है, मतलब मेल को ध्यान में रख के बनी हुई है सिस्टम, ठीक है। सो इसमें देखा जाता है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, मतलब रेस करेंगे अपने चाइल्ड को, ठीक है। इसके अलावा उनको अलाउ किया जाता है कि वो एंजॉय करे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को, ठीक है, क्योंकि इससे पहले नहीं किया था, 1 से 25 में नहीं किया था, इन सबसे दूर रहते, ठीक है। इसके साथ साथ सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे अपने परिवार की, सोसाइटी की, ये सारी चीजें। मनु ने 13 संस्कार भी बताए हैं कि एक पर्सन को अपनी पूरी जिंदगी भर क्या करना है, उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। जैसे गर्भदान हो गया, ठीक है, जात कर्मा हो गया, नामकरण हो गया, निष्कर्म, मतलब ऐसे बहुत सारे आप ये देखोगे, अन्नप्राशन, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हो। लास्ट में आकर क्या होता है, रिटायरमेंट वगैरह होती है आपकी, फिर आप क्या करते हो, वही फ्यूनरल होता है, जब बिल्कुल ही वो अंतिम संस्कार वाला टाइम पीरियड आता है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 50 के बाद मतलब ये वानप्रस्थ, इसमें क्या है आपका 50 से 75 का टाइम पीरियड है, ठीक है, नेक्स्ट 25 ईयर्स। इसमें क्या करता है, जो मैन है वो अपनी सारी की सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है, अपने बेटे को दे देता है, ठीक है। और क्या करता है, प्रिपेयर करता है लास्ट स्टेज को अपनी वाइफ के साथ, मतलब अपने जीवन का जो अंतिम टाइम आ रहा है संन्यास की तरफ जाने वाला, तो उसमें वो धीरे 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 क्या करता है, रिलीजियस ड्यूटीज को या फिर अपने आप को एंगेज करता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। फाइनल स्टेज की बात आती है तो अब आता है संन्यास आश्रम, ठीक है। ये वही 75 से आपका 100 का है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने सारे जितने भी कर्ज वगैरह आप सब उधार चुका चुके होंगे, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी आपके फोर फादर, पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी के लिए आप सब कुछ पूरा कर चुके हो। अब आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल बचा है इस स्टेज पर कि मुझे क्या करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब आप अपनी सारी जर्नी अलोन मतलब गुजारोगे, बिताओगे, ठीक है। मनु ने अपने कुछ विचार दिए विमेन्स के ऊपर और उस मतलब ड्यूटीज के ऊपर कि क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। मनु ने बहुत सारे सेवरल ऐसे ओकेजन्स देखे जहां उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि विमेन को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात सही है कि कंट्री में मतलब बहुत सारी जगहों पर विमेन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था या फिर उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि मतलब एक तरीके से ना कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से डूम्ड, मतलब वो बाउंड थी बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि फ्रीडम नहीं है उनको, बहुत ज्यादा ही उनको अपमान वगैरह का सामना करना पड़ता था, ठीक है। विमेन आर not less in any way, but because they are not so physically capable, it becomes the duty of their father, husband and sons to provide protection। कहने का मतलब ये कि उनके विचार थे कि जो औरतें हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है फिजिकली कि वो अपनी सुरक्षा खुद से रख सकें, तो इसलिए फादर को, हस्बैंड को, बेटों को, इवन भाइयों को, मतलब जितने भी मेल एक फीमेल की लाइफ में है, चाहे वो भाई है, पापा है, बेटा है, ठीक है, या फिर हस्बैंड है, उसकी ड्यूटी बन जाती है क्या कि वो उसकी रक्षा करेगा, ठीक है। कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी वाइफ के रूप में। और इसीलिए बोला गया कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है मनुस्मृति में, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना, वो विमेन के कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, मतलब कभी तो वो सस्पिशियस नजरों से देख रहे हैं, ठीक है। कभी आप बहुत ज्यादा एक तरीके से अपने सोशल बिहेवियर में या कंडक्ट में कभी कभी बहुत रिस्पेक्ट वाला वो भी देख रहे हो, तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिखते हैं। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक पर्सन जो भी हायर कास्ट मैरिज, मतलब वो ये कह रहे हैं कि गलती से भी क्या कि पहली बात तो आपको अपने से नीचे वाले उसमें शादी नहीं करनी है कास्ट में, ठीक है। इनकेस अगर कोई बंदा करता भी है तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरा परिवार ना, एंटायर परिवार डीमेरिट्स की तरफ चला जाएगा, मतलब पूरे परिवार का आप विनाश कर दोगे एक तरीके से। और ये आपकी इस वाली जनरेशन के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा, मतलब ऐसे उनके थॉट थे कि आप अपने से निचली कास्ट में शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई करता है तो फिर खुद भी मतलब पूरे परिवार का पतन करेगा और आगे आने वाली जनरेशन का भी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो किसी मैन में, मतलब पुरुषों में किसी गुण की कमी है, फिर वर्चू की कमी है, ठीक है, या फिर अगर देखा जाए तो मतलब एक होता है ना कि अगर गुड क्वालिटीज नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि विमेन शुड वर्शिप दैम एंड सर्व दैम, मतलब वो ये कह रहे हैं कि विमेन को क्या करना चाहिए, उनके लिए पूजाएं करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है कि जिसकी वजह से क्या होगा, उनको सेल्वेशन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा उनका एक ओनली चांस ये होगा
कि क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह डिपेंडेंट है किस पर, अपने हस्बैंड पर। तो ये बहुत जरूरी है कि एक औरत अपने हस्बैंड को ओबे करेगी, उसको प्लीज करेगी, एक औरत का धर्म माना जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति में कहा गया है विमेन्स के लिए, ठीक है, कि आपको अपने हस्बैंड की ही सारी चीजें फॉलो अप करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, उनको प्रसन्न रखना आपका काम है, ठीक है। वंस अ विडो शी हैड टू लेड एन आइसोलेटेड लाइफ। कहने का मतलब है कि अगर कोई विमेन विडो हो जाती है तो उनको लगता है कि भाई उसको फिर एक आइसोलेटेड लाइफ ही जीनी पड़ेगी, मतलब कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आप सबके साथ नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसे केवल वही फ्लावर्स, वेजिटेबल, रूट्स, फ्रूट्स, मतलब यही सारी चीजें खा पी के अपना गुजारा चलाना है। बहुत स्ट्रिक्ट कोड्स थे जिसको हर विमेन को अपनी लाइफ में फॉलो अप करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। जबकि जो मॉडर्न व्यू है, मतलब जो फेमिनिस्ट के आप नए मतलब ये वाले व्यू देखोगे आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, तो ये सारे बहुत क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि भाई कैसे एक वुमेन मतलब विडो होने के बाद शादी नहीं कर सकती, फिर कैसे आइसोलेटेड रहेगी, कैसे फल फूल खा के ही जिंदा रहेगी, ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है, कैसे फॉलो अप होगा। तो उसका क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो मनु को फर्स्ट थिंकर माना गया एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। ये बात सही है कि उन्होंने मतलब एनआरकी का एंड वाला टाइम था, उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक गवर्नमेंट का सिस्टम स्टैब्लिश करने की बात करी, उनको पहला लॉ स्पीकर भी माना जाता है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई वो कोडिफायर है, उन्होंने पूरा जो ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड लाइफ देने के लिए, मतलब ये सारी की सारी चीजें मनु आए और उन्होंने मतलब कोशिश की कि सब कुछ मेंटेन रहे। पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आप देखो किस चीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, टैक्स सिस्टम, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब हमने देखा, ठीक है। मनु का जो आइडिया था किंग के रिगार्डिंग कि भैया किंग ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने उनकी सुपीरियोरिटी को प्लेटो का जो फिलोसफर रूलर है, मैकियावली का जो प्रिंस है, उसकी तरह देखा, ठीक है। सो ये आपकी यूनिट ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो गई है आपकी ये यूनिट सेकेंड, ठीक है। मैंने इसमें आपके ना मेजर पॉइंट्स कवर किए हैं, फालतू के कोई पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं, इससे काफी अच्छा आपका आंसर प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।